ओके यस स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि सर सीक्वेंस और सीरीज का हमें रिवीजन करना है एक बार फिर से। तो उसी को हम लेके चल रहे हैं। सीक्वेंस और सीरीज जो अपना चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे यहाँ पर। कुछ एनसीईआरटी का पोर्शन भी पहले देखेंगे ताकि आपका जो एनसीईआरटी से बेस है वो बन जाए पहले। ठीक है, जो इजी पोर्शंस है उसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। और अब जो नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी का उसमें आपकी एपी हटा दी गई है इन्होंने। पहले एचपी तो बहुत पहले ही हटा दी थी इन्होंने। तो आपके पास में ऑलरेडी जो है वो एपी और जीपी थी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट जो अब इन्होंने जो चेंजेस किया है जिसमें 70% सिलेबस रखा है और 30% रिड्यूस कर दिया है, 30% सिलेबस को खत्म कर दिया इन्होंने। तो उसमें आपकी जो एपी और थी वो भी हटा दी गई है। अब सिर्फ आपकी एनसीईआरटी में जीपी बची है। ओके, तो एक्चुअल में ये हो रहा है कि इससे एक स्टूडेंट जो है उनको काफ़ी लॉस तो हुआ ही है ऑब्वियसली। बट क्या कर सकते हैं, उसका तो कोई इलाज है नहीं अपने पास में। बट यहाँ पर हम अपनी क्लास में पहले एपी को भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में जीपी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एपी जीपी तो हम कवर करने ही वाले हैं साथ में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सीक्वेंस और सीरीज में हम सीक्वेंस और सीरीज क्या है उसको समझेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी को थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर, ताकि रडार पर लेंगे ताकि आपको जो बेसिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये अपने को करना है। जब आपको बेसिक थोड़ा क्लियर होता चलेगा तो फिर हम बाद में एडवांस क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके स्टूडेंट, देखिए सीक्वेंस क्या होती है, देखो समझो। एक सीक्वेंस एक ऐसी होती है देखो जिसमें एक नंबर आने के बाद में उसका जो आगे आने वाला यानी जो सक्सेसिव नंबर है वो उसमें और पहले वाले नंबर में कोई रिलेशन होता है, कोई पर्टिकुलर रिलेशन होता है। ठीक है, यानी अगर कोई आपके पास में सीक्वेंस है तो वो एक पर्टिकुलर रूल या कोई मैथमेटिकल रूल को फॉलो करेगी। यानी जो नंबर्स हैं वो आपके पास में एक मैथमेटिकल रूल को या एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से अगर ये चल रही है एक सीक्वेंस, तो यहां देखो हर बार क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इसमें भी +1 हुआ और इसमें भी +1 हुआ, तो एक पर्टिकुलर रूल को इसने फॉलो किया। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं आपके पास में कि 1 +3 +5, ये 1 3 5 7 इस तरह से चल रही है, तो यहां भी आप देखोगे कि हर बार क्या हो रहा है, +2 हो गया, इसमें भी +2 हुआ है और इसमें भी +2 हुआ है। तो एक्चुअल में एक ऐसी आपके पास में अरेंजमेंट हम कह सकते हैं, नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो आपके पास में हर स्टेप पर एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करता है। एक पर्टिकुलर रूल या कोई ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, ओके, जो एक मैथमेटिकल रूल या मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हो उसको वो फॉलो करेगा, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं, जैसे 4 2 4 6 8 इस तरह से देखो हर बार 2 ऐड हो रहा है इसमें, इन सब में। या फिर हम ऐसे ले सकते हैं जैसे 3 6, ओके, और फिर 9 इस तरह से देखिए हर बार यहाँ पर +3 ऐड हो रहा है, +3 और इस तरह से ये आगे वाला नंबर भी आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म से लेकर के लास्ट टर्म तक हर एक टर्म पर एक ही पर्टिकुलर रूल अप्लाई होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, अदरवाइज ये आपको समझ में आ गई होगी, आई होप यू। ठीक है, अब इसी तरह से देखो जो एक सीक्वेंस बनती है अपने पास में, एक सीक्वेंस कैसे बनेगी, जैसे हमने डिस्कस किया भी कि एक मैथमेटिकल रूल जो आपके फर्स्ट टर्म से लेकर के लास्ट टर्म तक वही मैथमेटिकल रूल, एक पर्टिकुलर रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए, हर एक टर्म उस रूल को फॉलो करे, तो वो आपकी क्या बनेगी, सीक्वेंस। ठीक है, अब सीरीज क्या होती है, देखो इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में सीरीज। तो जो सीक्वेंस आपकी बनी है उस सीक्वेंस को अगर हम प्लस ऑपरेशन के साथ लिख देते हैं और इनफाइनाइट टर्म तक हम उसको लिख दें, ठीक है, इट शुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। ओके, इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है। जैसे आपने पहले लिखा था उसी को मैं एक प्लस ऑपरेशन के साथ लिख दूं, जैसे 1 +2 +3 +4 +5 और इस तरह से ये चलती जाएगी, तो ये बन गई आपकी सीरीज। ठीक है, इसी तरह से जैसे 2 +4 +6 +8 ये भी एक सीरीज बन जाएगी इस तरह से। ओके, इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑल्सो, ओके, दोनों ही हो सकती है, ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे 1 +3 +5 +7 इस तरह से ये भी आपकी क्या है, एक सीरीज है। तो सीरीज कैसे बनेगी, सीक्वेंस से सीरीज बनेगी। कोई भी आपके पास में सीक्वेंस है उसको अगर आप प्लस ऑपरेशन के साथ लिख दोगे, ओके, तो वो बन जाएगी आपकी सीरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया वो सबको। ओके, इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये फाइनाइट भी हो सकती है एंड इनफाइनाइट भी हो सकती है।
आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है, यहां पर देखो एक और स्पेशल सीक्वेंस आती है जिसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, वो भी हमें समझनी है। फिबोनाची या फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है इसको समझो। जैसे आपके पास में पहले 1 है, फिर उसके बाद में यहां पर आया, जैसे 1 है पहले और नेक्स्ट टर्म भी 1 है, और फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 3, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 5, इस तरह से ये चलती है। अब इसका जो रूल है वो क्या है, देखो इसका जो मैथमेटिकल रूल है वो क्या है कि जैसे 1 है पहले, ठीक है, 1 के बाद में 1 आया, 1 के बाद में 1 कैसे आया, क्योंकि ये अज्यूम करते हैं कि 1 के पहले 0 रहा होगा, तो 0 + 1 ऐड होकर के 1 बन गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 बन गया, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 बन गया। यानी जस्ट 2 पहले की 2 टर्म है उनका सम जो है वो तीसरी टर्म बन रही है यहाँ पर। इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ओके, यहां तक सबको समझ में आया क्या, एक बार मुझे बताओ, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। बिल्कुल छोटी सी बात हमने डिस्कस की है, सीक्वेंस इन सीरीज, ओके, और एक फिबोनाची सीक्वेंस। ओके ठीक है, वेरी गुड, वेल डन ऑल ऑफ यू। चलिए फिर चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ताकि थोड़ा सा बेस हमारा जो है वो अच्छा हो जाए, समझ में आने लगे। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है फॉर ईच सीक्वेंस। क्या दे रखा है आपको, an इज इक्वल टू है आपके पास में 2n + 5, ये आपके पास है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट 3 टर्म आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे, हम सबको पता है, n की जगह 1 पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे और n की जगह 3 पुट करेंगे। तो a1 जैसे पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा 2 × 1 + 5 और इज इक्वल टू ये होगा आपके पास में 7, और a2 आप फाइंड आउट करोगे तो 2 × 2 + 5 यानी 4 + 5 यानी 9, और जब a3 हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 3 + 5 विच इज 11। ये आ जाएगी आपके पास में फर्स्ट 3 टर्म, ओके, जो हमने इजिली फाइंड आउट कर ली। ऐसे सेकंड वाला देखो हम करेंगे, तो an इज इक्वल टू n - 3/4 है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, 2 और 3 पुट करेंगे ताकि 3 टर्म्स हमें मिल जाए। तो a1 है यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये 1 - 3/4 आएगा विच इज -2/4, और ये -1/2 आएगा। ओके, a2 यहां पर आएगा आपके पास में 2 - 3/4 इज इक्वल टू 1 -1/4, ओके, और व्हेन वी पुट द a3 तो 3 - 3/4 इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स हमने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर ली, ओके, बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1, 2 और 3। अंडरस्टूड, आई थिंक इजी क्वेश्चन था, हमने आराम से एग्जाम्पल कर लिया, बिल्कुल ही आसान सा एग्जाम्पल था। ओके, फिर देखिए यहाँ पर ऐसे ही देखो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर सेकंड है, जिसको अभी आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कर रखा है, व्हाट इज द 20th टर्म, हमें आपको यहाँ पर 20 टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी a20 हमें फाइंड आउट करना है। तो जहां भी n दिख रहा है वहां पर आप 20 रख दीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर 2 - 20 और यहाँ पर 3 + 20, तो यहाँ पर आएगा 19, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 18, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 23, ये आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। जैसे सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इजी है, आराम से आप कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर अगेन आपके पास में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज लेट द सीक्वेंस an डिफाइन एज फॉलोज। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना। a1 इज इक्वल टू 1 है आपके पास में, an इज इक्वल टू आपको दे रखा है an - 1 और +2 आपको दे रखा है यहाँ पर, और n की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n की वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो यहां समझिए, जैसे आप सबसे पहले n की वैल्यू जो है वो कम से कम 2 हो रही है, कम 2 से कम नहीं है, यानी आप सबसे पहले n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहां आएगा आपके पास में a2 इज इक्वल टू a2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, और प्लस का 2 आएगा, तो ये 1 + 2 इज इक्वल टू बनेगा 3। ओके, इसी तरह से हम फाइंड आउट करें, अगर n इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है, देखिए n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर रखते हैं तो 3 यानी थर्ड टर्म क्या आएगी, देखो मेरे पास में अब a2 आएगा और प्लस का 2 आएगा, तो a2 ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, वो क्या है 3 है और 2 है, ये आ जाएगा 5। ओके, इसी तरह से सिमिलरली हम पुट करें यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आप a4 फाइंड आउट करोगे तो ये a3 बनेगा क्योंकि n - 1 है,
और +2 इसमें है ऑलरेडी, तो थर्ड टर्म आपकी 5 आई थी, तो 5 + 2 रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 7। तो ये देखो एक फिबोनाची सीक्वेंस है, अभी जो हमने पढ़ा हुआ है वही सीक्वेंस यहाँ पर बनी है, फिबोनाची सीक्वेंस। पहली टर्म 1 है, फिर दूसरी टर्म 3 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर पहली वाली टर्म जो है वो आपके पास में 1 है, और दूसरी वाली टर्म है, नहीं फिबोनाची नहीं है ये, फिबोनाची का एक अलग एग्जाम्पल है। ओके, और फिर 5 है, ये एक ओड टर्म है, ओड टर्म चल रही है, ओड नंबर्स की टर्म है, फिबोनाची नहीं है। फिबोनाची अभी एक और क्वेश्चन है, उससे समझेंगे हम। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस जैसा। तो इसमें ज़्यादा हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। बस इतना ही है एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एनसीईआरटी में देखोगे यहाँ से अब आपके पास में 8.1 एक्सरसाइज आ गई है। तो 8.1 एक्सरसाइज यहाँ पर देखो आपको दिख रही है, एक बार इसमें रिव्यू कर लो आप, एक बार इसको आप थोड़ा सा रिव्यू कर लो, और इसमें आप देख लो एक बार कि कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है डाउटफुल, तो वो करवा देते हैं, बाकी सारे करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसको रिव्यू कर लो पूरे को, और आपके पास रफ नोटबुक है ही, तो एक आध क्वेश्चन आप निकाल के देख लो, रिव्यू कर लो, और आपको लगे कि सर ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो करवा देते हैं, बस सारे करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एक बार आप इसको चेक कर लो जल्दी से। ओके, चलो आपने देख लिया होगा, इसी तरह से देखो आगे चलते हैं, और ये भी एक इसी तरह का देखो यहाँ पर नेक्स्ट है। आ, देखो यहाँ पर इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस है जो आप इजीली कर लोगे, एक बार इनको भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए कि कोई आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि जो आपको डाउट कर सकता है, या जिसमें डाउट आ सकता है, तो वही क्वेश्चन हम थोड़ा यहाँ पर कर लेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस है उनको रहने देंगे। ओके, एक बार देख लो यहाँ पर, एक लास्ट 14 वाला मैं जरूर करवाऊंगा, यहाँ पर 14 का जो है आपके पास में वो फिबोनाची सीक्वेंस का है, वो मैं जरूर करवाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हैं। ठीक है, ये मैं जरूर करवा देता हूँ आपको, और अदर जो क्वेश्चन है वो ईजी है, उनमें आप अपने को यहाँ पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए देखो यहाँ पर 14 का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार। 14 के क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है, A1 और A2, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1, दोनों 1 दे रखे हैं आपको, A1 और A2 दोनों यहाँ पर 1 गिवन है, ऑलरेडी दे रखा है। फिर यहाँ पर आपके पास में क्या क्या रखा है, AN इज इक्वल टू है AN-1 और प्लस AN-2, ये आपके पास में गिवन है, और साथ में ये भी क्या रखा है कि जो n की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन, n इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर दे रखा है नीचे वाली टर्म। तो सबसे पहले, और n की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है आपको, कहाँ तक फाइंड आउट करना है, 1 से लेके 5 तक। ओके, वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है, 2 है, तो इसका मतलब A1 और A2 तो ऑलरेडी दे रखा है अगले ने, A1 और A2 तो यहाँ पर ऑलरेडी इसने गिवन है, ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें A1 और A2 नहीं निकालना है। अब हम सीधा A3 निकालेंगे। ओके, A1 और A2 तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो हम उसको नहीं निकालेंगे, हम सीधा A3 निकालेंगे। तो A3 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर A3 पुट करेंगे तो ये A3-1 होगा, इट मीन्स ये 2 आ जाएगा, और ये n-2 होगा, ये 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 1 + 1, और वो आ जाएगी आपके पास में 2, कोई इशू नहीं है। अब इसी तरह से A4 निकालते हैं, तो यहां पर आएगा A3 आ जाएगा, और ये A2 बनेगा, क्योंकि 4 में से 2 माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस होगा। तो अब थर्ड टर्म जो अभी आपने निकाली है वो क्या है, 2 है, और सेकेंड टर्म जो है वो 1 है, तो ये 3 बन जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं A5 यहां पर फाइंड आउट करूं, तो क्या आएगा मेरे पास में, देखो A4 और प्लस A3 आएगा। ओके, A4 क्या है, देखो यहां से A4 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है विच इज 3, और A3 जो है वो 2 है, तो ये आ गया 5। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। ओके, और हमें यहां पर अब A6 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर प्लस है, हमें और एक टर्म चाहिएगी, तो A6 हम निकालेंगे, तो ये आएगा A5 प्लस A4, ये टर्म आ जाएगी। तो A5 जो अभी हमने निकाला है, और 4 वाली टर्म ऑलरेडी हमारे पास है, पहले वाली 3 जो 8 हो जाएगी। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू यहां पर नहीं है। अब जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाली, इसको लिखते हैं, क्या फाइंड आउट करना है हमें, हमें फाइंड आउट करना है AN+1 अपॉन AN, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये 1 से लेकर के 5 तक फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, 1 2 3 4 और 5 ये लेनी है। तो सबसे पहले 1 लेंगे, 1 लेंगे तो 1 + 1 2 बन जाएगा, और अपॉन A1 बनेगा। तो A2 और A1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
फिर उसके बाद में ए, यहाँ पर आपके पास में क्या है n, इसमें n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 अपॉन a2 बनेगा, और 3 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज 2 अपॉन 1, वो 2 आ जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर इसी तरह से हम आगे कैलकुलेट करते हैं 4, और बाय यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 3, और ये बाय 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से 5 हम निकालेंगे तो 5, 4 रखेंगे तो 5 अपॉन 4 आएगा, और 5 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, और 4 की वैल्यू अपने पास में 3, इस तरह से ये आता जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास में ए, हमें 6 कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और अपॉन आएगा आपके पास में यहाँ पर ए 5, और ए 6 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो 8 है, और ए 5 की वैल्यू जो है वो 5 है। ये इस तरह से हमने सारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी, ये आपका आंसर आ गया। ये एक फिबोनाची सीक्वेंस हमें दे रखी थी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां तक बताओ सबको समझ में आया? क्योंकि यही एक क्वेश्चन था जो आपका थोड़ा सा इसमें अच्छा क्वेश्चन था, बाकी तो सारे एकदम बकवास से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो आप तो ऐसे ही लेटे लेटे ही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ही पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए फिर, वेल डन ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं, और ये आपकी सीक्वेंस जो है वो हो गई है आपकी कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे, और अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी? प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन देखो, प्रोग्रेशन क्या होता है? जब अगर कोई सीक्वेंस या कोई आपके पास में सीरीज है, या एक सीक्वेंस है आपके पास में, वो अगर एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रही है, तो वो प्रोग्रेशन होती है। प्रोग्रेशन जो है आपके पास में वो 3 टाइप्स की होती है, हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे पहले होती है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथ, और यहाँ पर जो प्रोग्रेशन है वो 3 टाइप्स की होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसे हम शॉर्ट में एपी लिख देंगे। और सेकंड होती है आपके पास में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जिसको हम शॉर्ट में जीपी लिख देते हैं। और थर्ड होती है अपने पास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसको हम लिखते हैं एचपी, ठीक है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो तीनों के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अब क्या था कि जैसे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो ये तीनों ही हमारे सिलेबस में थी, यानी एपी, जीपी और एचपी तीनों ही हमारे सिलेबस में हुआ करती थी। फिर बाद में क्या किया गया? एचपी को हटा दिया गया, और फिर बाद में हम लोग दो पढ़ाने लगे कि चलो ठीक है भाई, एपी भी पढ़ा देते हैं और जीपी भी पढ़ाएंगे, ठीक है, दोनों ही बढ़िया है। हालांकि एग्जाम में तब भी एचपी आ रही थी, है ना, तब भी एचपी हटाने के बाद भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपके एनडीए के एग्जाम है, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम है, जेई के एग्जाम है, उसमें आ रही थी। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस से हटा दी गई तो उन्होंने बंद कर दी वहां पर एग्जाम में देनी, ऐसा नहीं हुआ। अब अब जो ये 30% सिलेबस रिड्यूस होकर आया है, इसमें एपी को भी हटा दिया गया है और सिर्फ जीपी को रखा गया है, ठीक है। इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि भाई एपी जो है वो आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में, बट वो इतनी नहीं पढ़ी है आपने, बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा है आपने। सिर्फ एपी में आपने सिर्फ एपी की डेफिनेशन पढ़ी, एपी का जनरल फॉर्मूला पढ़ा, और सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ा है, इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ा एपी में। अरिथमेटिक मीन नहीं पढ़ा, और जो अदर जो आपके पास में कंसेप्ट है वो आपने नहीं पढ़े, ठीक है। बट उससे उसको एनसीईआरटी को तो कोई लेना देना है ही नहीं, एनसीईआरटी को तो करना था वो कर दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने एपी भी हटा दी, और एचपी पहले से हटी हुई थी, तो इन्होंने सिर्फ अब जो छोड़ी है वो जीपी छोड़ी है, और वो भी बहुत नामात्र की छोड़ी है, थोड़ी सी छोड़ी है, ठीक है। खैर चलो, हम थोड़ा सा इसको पढ़ के चलेंगे, पहले एपी को और फिर जीपी हम पढ़ेंगे, और एचपी भी आप लोग कहोगे तो करवा देंगे, ठीक है। चलिए फिर तो शुरू करते हैं। देखो पहले एपी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, बेसिक, थोड़ा सा हम इसको बेसिक देख लेते हैं एपी का। देखिए, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले तो देखो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एपी का कि अगर कोई फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और इस तरह से ये चलती जाएगी और लास्ट टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक एपी की। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है आपके पास में, फर्स्ट टर्म वो होगी आपके पास में ए। ओके, और जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी लिखेंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर लास्ट टर्म, या फिर इसको हम कह सकते हैं nth टर्म, या फिर आप इसको कह सकते हो लास्ट टर्म, या फिर जनरल टर्म, या फिर इसको हम कह सकते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। और इन सब का एक ही मीनिंग है, वो है आपके पास में यहाँ पर क्या है, इसको टीएन से डिनोट करते हैं। कई ऐसी बुक्स होगी जिनमें एएन से भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। टीएन का मतलब है nth टर्म। ओके, और ये होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। इससे चार चीजें एक साथ कवर हो जाती है कि nth टर्म भी हमने निकाल दी, ए हम निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म, एन निकाल सकते हैं जो nth टर्म आपको पूछा गया है, और हम साथ में डी निकाल सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस है। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो इसको याद रखना है। इसको हम टीएन भी लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं। कई बार एल का मतलब लास्ट टर्म होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो इसको याद रखना है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से जैसे इस पे कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे सपोज करिए एक मेरे पास में एपी है, उसमें ये एलिमेंट आपको दे रखे हैं 2 4 6 8, और आपको कहा जाए फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी। तो सबसे पहले चेक करो कि जो गिवन है वो एपी है क्या। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर हर बार 2 2 जो है वो ऐड होते जा रहा है। तो ए यहाँ पर 2 हो गया अपने पास में, डी जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 है आपको, और एन जो आपको फाइंड आउट करना है विच इज 11th टर्म। तो यहाँ हमें इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और फाइंड आउट कर देंगे। T11 इजिकल टू ए की जगह 2 पुट कर दो, और यह आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 11 माइनस वन विच इज 10, और डी भी 2 है यहाँ पर, तो 2 प्लस 20 इजिकल टू 22 आंसर आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आया होगा। ओके, बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल ही बेसिक सा कंसेप्ट है जो आप सबने पहले ही पढ़ रखा है, तो उसको अभी हमने डिस्कस किया है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एपी। एपी में फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मान लो मेरे पास में एपी इस तरह से है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और इसी तरह से ये चलती हुई जा रही है। लास्ट टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है अपने पास में। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर सम फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लिख लेंगे एस एन से, जिसको हम डिनोट करेंगे एस एन से। एस एन का मतलब होता है आपके पास में सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। इसको इस तरह से लिख लेंगे। देखो इसको फॉर्मूला इसका ड्राइव करें तो कैसे करते हैं, जैसे ये ए है मेरे पास में यहाँ पर ए, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करें तो देखो कैसे करेंगे। जैसे ये ए है, ये ए है, ये ए है, और इस तरह से लास्ट तक ए ए ए ए जुड़ता जा रहा है। तो ए प्लस ए क्या बन जाता है, 2a बन जाता है जब दो बार ऐड करते हैं। तो a प्लस ए जब 3 टाइम ऐड करेंगे तो 3a बन जाएगा। तो अब n टाइम ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास में na बन जाएगा। कोई इशू नहीं है यहां तक, चलिए वेरी गुड। अब देखो यहां पर आपके पास में जो बच गई टर्म है वो है d वाली, तो ये d क्या बच गया, d प्लस 2d, ओके, और प्लस 3d, इस तरह से ये बच जाएगी। और लास्ट में क्या आ गया, n माइनस वन इंटू डी, ये बच गया। ओके, तो यहां पर तो हमने एन ए लिख ही लिया है, इसमें से डी कॉमन ले लेते हैं पूरी टर्म से, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये लास्ट में एन माइनस वन, और ये आ गया आपके पास में डी, मैंने सब में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां पर हम इसको सॉल्व करें तो एक फॉर्मूला जो हम पहले ही वैसे पढ़ चुके हैं वो है तो एपी का ही, ओके, बट हमने पहले उसको पढ़ा है तो वो यूज हम कर सकते हैं। ठीक है,
सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है, वो आता तो एक्चुअल में एपी से ही है, पर हमने डायरेक्ट पढ़ याद कर रखा है पहले से। तो वो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आता है एन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन यानी एन आ जाएगा और अपॉन आ जाएगा आपके पास में टू, ये टर्म आ जाती है। तो अब इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, इसी को फॉर्मूला बना करके कि वन बाई टू बाहर ले लो, ठीक है, और n भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पूरी टर्म से, तो n बाई टू कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2a बनेगा और ये बनेगा n माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है Sn का, जो आपको याद रखना है। Sn इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो एन बाई टू एज इट इज, और ये ए प्लस ये आपके पास में टी एन बनेगा, दैट्स इट। तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, जल्दी से क्विकली देखेंगे कि मुझे पता है आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, तो इस पर आप ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाना चाहते, फिर सीधे ही क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम। ओके, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बता दो कि आप सबको समझ में आ गया है। रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ओके, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन, वेल डन। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप लोगों को करना है। देखो, सब रफ नोटबुक उठाओ अपनी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सभी को, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एन एन टर्म ऑफ एन एपी, आपको यहां पर रेशियो दे रखा है सम ऑफ एम टर्म और एन टर्म, यानी एस एम अपॉन एस एन, इसका आपको रेशियो दे रखा है, वो है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं रेशियो को, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ nth टर्म, nth एंड mth टर्म, हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन की जो आस्क है वो क्या है, आस्क है क्वेश्चन की कि आपको tm और tn ये फाइंड आउट करना है, tm और tn फाइंड आउट करना है। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ, हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार, जल्दी से बता दो क्या आ रहा है इसका आंसर। कैलकुलेट करो जल्दी से और आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है।
ओके, वेरी गुड नैतिक, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे एस एम अपॉन एस एन इसका फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर लो, सम ऑफ एम टर्म का तो एल बाई टू लिखोगे, यहाँ आएगा 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और सिमिलरली यहाँ पर भी आप लिखोगे तो n बाई टू आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टर्म आ जाएगी। यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ आपके पास बचेगा m इंटू 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और n और साथ में आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये टर्म आएगी, और इज इक्वल टू है आपके पास में एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर चल रहा है। ओके, तो देखो m और m बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से भी n और n भी बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या बचेगा, 2a प्लस एम माइनस वन डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, ये टर्म आपके पास में यहाँ पर आने वाली है। तो इसको एक बार हम यहीं पर रखें, इक्वेशन नंबर 1 इसको रखते हैं, ठीक है। और हमें अब जो पूछा गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो हमें जो ये टर्म पूछी गई है इसको थोड़ी सी कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो क्या आएगा आपके पास में, टी एम अपॉन टी एन, तो ये क्या बनेगी आपके पास में, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, यही बनने वाली है, और अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनेगी, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, वो क्या थी कि हम क्या करेंगे, m को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस वन कर देते हैं, ठीक है। यानी m और n जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस वन कर दोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो आप क्या करोगे, इस m को रिप्लेस कर दो 2m माइनस वन से, और इस n को रिप्लेस कर दोगे 2n माइनस वन से। यहां पर m और n आ गए। वैसे हमने जो क्वेश्चंस पहले किए थे उनमें m और n नहीं थे, उसमें तो आपको पता है कोई नंबर था। तो ये आपके पास में, और यही आपका रेशियो आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आने के बाद में आप जो है वो इसी रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। और m और n की जगह ये टर्म आ जाएगी, तो a आंसर आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आया, मुझे बताओ। और इसकी ये डायरेक्ट ट्रिक भी याद रखना, क्योंकि इसमें जैसे ये तो आपको m और n आ गया, बट जैसे अगर यहाँ पर कोई नंबर आएगा तो भी आपको ये ट्रिक याद रखना कि जो भी आपका यहाँ पर जो है आपके पास mth टर्म या nth टर्म पूछी गई है जिसका रेशियो दे रखा है, तो उसको डबल करके माइनस वन कर दो, बस सीधी बात ये, अपने आप आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसका रेशियो आ जाएगा 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल ही आसान का कंसेप्ट है। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं, एक टॉपिक और है एपी का, वो भी कवर करते हैं हम। अरिथमेटिक मीन, इसको समझते हैं। देखो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखो इफ लेट अज्यूम मेरे पास में अगर ए बी और सी आर इन एपी, अगर यहाँ पर 3 टर्म्स है मेरे पास में ए बी और सी, और तीनों ही एपी के अंदर है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो हमें पता है कि अगर 3 टर्म एपी के अंदर है, तो देखिए एक्चुअल में एपी में क्या होता है, सबसे एक जो की फैक्टर है वो होता है कॉमन रेशियो, कॉमन कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो तो जीपी में आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एक की फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि आपके पास में जैसे ये है b माइनस ए इज इक्वल टू, और यहां से हम इसको लिख लेते हैं c माइनस बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस टर्म से इसको माइनस किया और c में से b को माइनस किया, तो एक्चुअल में हमने क्या निकाला है, d निकाला है, ठीक है। हम d कैसे निकालते हैं, इसको दोनों को माइनस करके d निकालेंगे, और इन दोनों को माइनस करके d निकालेंगे, d विच मीन्स कॉमन, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है सबको। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल ही होगा। अगर ये तीनों एपी में है तो कंफर्म है कि इन तीनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जो डिफरेंसेस आएगा वो हमेशा इक्वल होगा, इसीलिए उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b माइनस ए, यानी b में से a को माइनस किया तो d आया,
और सी में से बी को माइनस करेंगे तो भी डी आएगा, तो हम इन दोनों को इक्वल कर लिया। यहां तक कोई इशू नहीं है। तो यहां से देखो ये बी है और इस बी को भी उधर ले आओगे तो ये बनेगा बी प्लस बी, 2b बन जाएगा। और इस ए को उधर शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ तो ये ए प्लस सी बन जाएगा। तो b इज इक्वल टू होगा मेरे पास में a प्लस सी बाई 2। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें याद रखनी है। ये टर्म यहां से डेवलप होती है कि अगर ए बी सी जो है वो AP में है तो डेफिनेटली b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी बाई 2। ओके ओके, नाउ सी ए बी सी अगर एपी में है आपके पास में तब तो यहां पर सिर्फ ओनली 3 टर्म्स एपी में है, तो हमने यहां पर इसका एम निकाल लिया। अब ये जो बी है एक्चुअल में ये बी ही इसका एम है, अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, यानी 2 नंबर का एम क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2। किसी भी 2 नंबर का एम क्या होगा, उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ये आ गया आपके पास में एम यानी अरिथमेटिक मीन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सबको, कोई इशू नहीं है। अब ये तो हम बात कर रहे थे सिर्फ यहाँ पर जो 3 टर्म्स हैं, ओके, आर इन एपी, देन वी कैन फाइंड आउट एम अरिथमेटिक मीन। या 2 नंबर के बीच में एम फाइंड आउट करना है तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, खत्म। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि अगर अपने पास में बहुत सारे एम आ जाए, जैसे ए एक एलिमेंट ए है और इसके बीच में A1 A2 A3 और इस तरह से AN तक बहुत सारे आपके पास में एन एम है, एन अरिथमेटिक मीन एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 नंबर ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, देखो तो आपके पास में यहां पर टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, एन तो ये है ही, देखो यहां पर, यहां हम देखें कि अपने पास में यहां पर ये n तो है ही, यहां से यहां तक n तो है ही, तो n तो ये आ गई और a और b 2 और है तो ये हम लिख लेते हैं n प्लस 2। तो टोटल टर्म कितनी हो गई, n प्लस 2 हो गई मेरे पास में। ठीक है, और ये लास्ट टर्म है मेरे पास में, तो हमें पता है tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास में। तो a n की जगह तो मैं लिख देता हूं b, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, b है। ठीक है, a की जगह a ही रहने दो, n की जगह मैं लिख देता हूं यहां पर n प्लस 2 माइनस 1 और d, इस तरह से लिखे। ओके, तो और इस a को उधर ले जाते हैं तो ये b माइनस a बनेगा और ये n प्लस 1 बन गया और ये d बन गया। तो यहां से हम d को कैलकुलेट कर लेंगे, d इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि d इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर, की फैक्टर है जिसको याद रखना है। अब ये जब टर्म आ गई है तो अब हम सारे a1 a2 a3 ये सब निकाल लेंगे। a1 कैसे निकलेगा, a प्लस डी होता है तो d हम यहां से निकाल ही चुके हैं। a2 आएगा, क्या आएगा मेरे पास में, a प्लस 2d आ जाएगा। इसी तरह से a3 क्या आ जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा। और इस तरह से आपके पास में an क्या आएगा, a प्लस एन डी आ जाएगा। और ये जो d की वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, तो इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अगर 2 नंबर के बीच में निकालना है तब तो बिल्कुल आसान है, क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। ओके, और अगर 2 से ज़्यादा जो अगर आपको एम फाइंड आउट करने हैं, एक से ज़्यादा एम फाइंड आउट करने हैं, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं बिटवीन द 2 टर्म या 2 नंबर, तो हम पहले d निकालेंगे इस फॉर्मूले से जो कि होगा b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, और फिर हम a1 a2 a3 इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कर दीजिए बस, अब जल्दी से एक क्वेश्चन है जो अपना है यहाँ पर, वो सॉल्व कर दीजिए बस जल्दी से, और फिर
हम आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे, कुछ और एमसीक्यूज लेंगे, बट पहले एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। देखो शानदार एग्जांपल है और इजी भी है। क्या कह रहा है, देयर आर एन अरिथमेटिक मीन, एन अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 3 एंड 17। तो 3 और 17 दो नंबर हैं, इसके बीच में एन अरिथमेटिक मीन है जिनको हम A1, A2, A3 और इस तरह से AN कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में अरिथमेटिक मीन है। और ये साथ में ये भी कह रखा है आपको, इफ द रेशियो ऑफ लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज 3/1, यानी लास्ट मीन यानी AN और फर्स्ट मीन यानी A1, इस दोनों का रेशियो जो दे रखा है वो 3/1 दे रखा है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये n की वैल्यू पूछिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, आराम से कर सकते हो। चलिए करते हैं, देखो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो d निकालेंगे जो हमें निकालना है। अभी हमने पढ़ा है d क्या था, याद है आप सबको? d का फॉर्मूला जो आप डायरेक्ट याद रखोगे, बार बार हम निकालने नहीं बैठेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उसमें। तो d क्या था अपने पास में, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, यही था अपने पास में। तो d इज इक्वल टू, b का मतलब है 17 माइनस 3, a का मतलब आपको दे रखा है यहाँ पर। ओके, n का मतलब कितने हैं हमें पता नहीं है, यहाँ पर n कह रखा है कि n अरिथमेटिक मीन है, तो n यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसकी जगह n प्लस 1 सीधा ही लिख लेंगे। तो d इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में, 14/n प्लस 1, ये टर्म आ गई। इसको एक बार इक्वेशन 1 मेंशन कर दो यहाँ तक। यहां तक सबको समझ में आया? देखो शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने एक्स्ट्रा चला है थोड़ा सा, है ना। अब साथ में देखो इसने क्या कर रखा है, हमें फाइंड आउट करें A1। हम फाइंड आउट यहां पर करते हैं A1। तो A1 क्या होगा, A प्लस डी होता है, हमें पता है। तो A की वैल्यू तो हमें पता है 3 दे रखी है, और D की वैल्यू क्या है, 14/n+1, ये आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2। और हमें AN चाहिए लास्ट वाला, तो वो क्या आएगा, A प्लस एन डी आएगा। तो A का मतलब 3 है और D का मतलब आपके पास में 14n/n+1, ये लिख लीजिए, विच इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये दोनों इक्वेशन उठा करके इसके अंदर पुट कर देते हैं जो हमें ऑलरेडी गिवन है, जो टर्म हमें दे रखी है उसके अंदर पुट करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, AN/A1, इन दोनों का रेशियो लेते हैं। तो देखो इसका एलसीएम ले लो, पहले ही एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 × n+1 आएगा और प्लस का 14, और एलसीएम जो है वो दोनों से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। n+1 ऊपर भी आएगा और एलसीएम, और n+1 नीचे एलसीएम आएगा, वो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर 3n+1 और प्लस का 14n आएगा, और दोनों का रेशियो आपको दे रखा है 3/1। इसको कैलकुलेट करके n की वैल्यू निकालेंगे। आप अपनी रफ नोटबुक में साथ साथ करते रहिए, और पहले आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, 3n और प्लस यहाँ पर 3 आएगा और ये आ जाएगा 17 अपॉन, ये 3n आएगा आपके पास में, और ये 14n ऑलरेडी है, तो ये 17n बन गया, और प्लस का आ गया 3, और इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ तो आ जाएगा 3n + 17 एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51n आएगा और प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इस 9 को इधर ले आओ, तो 17 में से 9 गया, 8 बचेगा, और 51 से 3 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 48n। ओके, ये टर्म आ जाएगी आपके पास में। ओके, यही आ रही है कि एक बार चेक करो, मेरे को गलत लग रहा है, चेक करो एक बार जल्दी से। एक मिनट, अपन ने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दी। ये जो है 1/3 है, ये 1/3 है, विच इज़ 1/3। ये है 1/3, रेशियो जो है वो 1/3 है। रेशियो जो लेना है आपको, वो 1/3 लो यहाँ से। ओके, तो ये आएगा आपके पास में 1/3 रेशियो है, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, ये रेशियो और ये रेशियो, ये रेशियो हमने यहाँ से बाय मिस्टेक गलत ले लिया है, इसको ठीक कर लो पहले। ये है 1/3, और यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये × 3 होगा, और इज इक्वल टू ये 17n और प्लस 3 आएगा। ओके,
तो ये आएगा आपके पास में 9n और प्लस का 51 इज इक्वल टू 17n और प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 48 और इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे और माइनस करोगे, 17 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपके पास में बचने वाला है 8n। ओके, तो n इज इक्वल टू आएगा 48 अपॉन 8 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे, ये आंसर आ जाएगा विच इज योर सी ऑप्शन, सी योर आंसर। ओके, देखो छोटी सी कई बार गलती जो है वो हैरान कर देती है, क्वेश्चन को पूरे को ही एक तरह से डैमेज कर देती है, छोटी सी गलती है ना। ये टाइपिंग मुझे दिख नहीं रहा था ठीक से स्क्रीन पर। ओके चलिए, हो गया, इट्स ओके। आया सबको समझ में? बताओ, सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताना। एनीवन? ओके, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो इसको, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो, इफ एनी डाउट टिल हियर, देन यू कैन आस्क मी डाउट राइट नाउ। ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट, इजी। ओके ओके, यस स्टूडेंट। तो देखो ये अपने एपी का जो पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया इसमें। हालांकि एपी जो है वो और भी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, आगे की क्लास में हम एपी के जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम कवर करेंगे। बिकॉज हम तो अपने जो फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपका एक बार टेस्ट है तो आप उसको एडजस्ट कर लो जैसे भी करना है आपको एग्जाम को। बाकी अपनी क्लास जो है वो फाउंडेशन पर्पस से शुरू हुई थी और वही चलेगी। ओके, तो आई होप, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, क्योंकि कल मैं इसकी प्रॉपर्टीज लेने वाला हूं और फिर अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन ही हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए बट इतना ही रखेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। कोई डाउट है तो मुझे बताओ एक बार, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझे आप जरूर बता दो एक बार। ओके ठीक है, ओके नहीं है डाउट, ठीक है, चलिए ठीक है फिर, वेरी गुड। ओके ठीक है फिर, ओके। चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं और कल जो है हम फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एपी की, और आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट स्टूडेंट्स, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट।